जश्न पूरे जोर शोर से चल रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पायल देखने में ऐसी लगा करती थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। और राई स्टार, जो एक बड़ा नेता था और हमेशा गांव वालों की मदद के लिए आगे रहता था। सारे रीति रिवाज और रस्में पूरी होने के बाद दोनों पति पत्नी बनकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद माहौल रोमांटिक हो गया। दोनों ने खूब मजे किए, बहुत मजाक किया और हंसे। थोड़ी देर बाद राई स्टार ने प्यार से पायल को बिस्तर पर बुलाया। पायल भी बिना किसी झिझक के खुशी खुशी चढ़ गई। अगली सुबह गांव में एक खूबसूरत सी धूप खिली। राई स्टार और पायल अभी भी गहरी नींद में थे। तभी अचानक पायल हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से नीचे की ओर भागी। सीधे बाथरूम में पहुंचकर पायल को अचानक उल्टियां होने लगी। जब उल्टियां बंद हुई तो पायल पल भर में ही सब कुछ समझ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत बाथरूम से बाहर आई। उसने उत्साह से राई स्टार को यह खुशखबरी बताई। राई सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जल्द ही हमारा घर बच्चे के रोने की आवाजों से गूंजने लगेगा। ये सुनते ही राई स्टार भी बहुत खुश हो गया। उसे भी अपने बिजनेस विरासत को संभालने के लिए एक बेटा चाहिए था। कुछ महीनों बाद उनके घर में सचमुच एक बेटा पैदा हुआ। वह काफी नटखट और बहुत ही खूबसूरत था। दोनों ने प्यार से उसका नाम चिंटू रखा। समय तेजी से बीता और चिंटू देखते ही देखते और बड़ा हुआ। राई स्टार पढ़ाई के लिए चिंटू को लंदन भेजने का इंतजाम किया। चिंटू एक बड़ी कार में बैठ गया और वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पायल और राई स्टार की आंखें नम थीं। कुछ दिनों बाद राई स्टार के भी जाने का समय आ गया। उसने पायल से कहा, पायल, मैं चुनाव के चलते एक जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। वहां मुझे कुछ प्रदर्शन और मीटिंग्स करनी है। मैं जल्द ही लौटूंगा, तब तक तुम अपना पूरा ख्याल रखना। और फिर राई स्टार अपने आदमियों के साथ जीप में बैठकर चुनाव लड़ने के लिए चला गया। अब पायल से उसका बेटा और पति दोनों दूर हो चुके थे। राई स्टार अपने आदमियों के साथ फुरफुरी नगर गांव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने लोगों की भीड़ के सामने भाषण दिया। उसने गांव के लोगों से जोरदार आवाज में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा चुनाव चिन्ह मुर्गी है। अगर आपका प्यार और साथ मुझे मिला तो मैं इस पूरे फुरफुरी नगर को आसमान तक लेकर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके गांव में बुर्ज खलीफा भी बनवाऊंगा। राई स्टार के जाने के बाद पायल घर में अकेली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद खुशखबरी आई। राई स्टार चुनाव जीत गया था। वह फुरफुरी नगर का नया नेता बन गया था। जीत की खुशी में वह पूरी तरह से लोगों के प्यार और भीड़ के बीच घुल मिल गया था। अब राई स्टार का पूरा ध्यान अपने करियर और राजनीति पर था। वह केवल गांव का नेता बनकर नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि वह सरपंच से भी कुछ आगे बढ़े और बड़ी कुर्सी पर बैठे। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह लोगों की खूब मदद करने लगा। उसने गांव की खेती बाड़ी में बहुत ध्यान दिया ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। लेकिन उसकी पत्नी पायल की जरूरतों को वह समझ नहीं पा रहा था। पायल अभी भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। उसे अपने पति के प्यार की जरूरत थी। पर राई स्टार को गए हुए महीने हो गए थे और दिन तेजी से कटते जा रहे थे। इस अकेलेपन में पायल की जवानी और खूबसूरती निखरती जा रही थी। पायल का जो जवान शरीर था वह अब उसे काटने के लिए दौड़ता था और उसकी हवस उसे अंदर ही अंदर खाने के लिए दौड़ रही थी। एक दिन एक भंगार खरीदने वाला लड़का, जिसका नाम रमेश था, जो पहली बार अपने ट्रक को लेकर पायल के घर के सामने आवाज लगाने लगा। सुनो सुनो रे भैया भाभियों, आपकी गली में रमेश भंगार वाला आ चुका है। जल्दी अपने घरों से भंगार, बाटली, टायर, जो कुछ भी हो लेकर आइए। आपको अच्छे दाम मिलेंगे। रमेश की यह आवाज सुनकर पायल बाहर निकलकर देखने लगी। उसने देखा कि भंगार वाला लड़का, जो कि कबाड़ इकट्ठा करता था, वह बेहद हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। पायल ने जब रमेश को देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग जाग उठी। वह वो भावना थी जिसे वह लंबे समय से दबाए हुए थी। वह तुरंत रमेश के पास गई और थोड़ी शर्माते हुए बोली, मेरे घर में काफी सालों का भंगार रखा हुआ है। आप अंदर चलिए और देख लीजिए। आप अच्छे भाव से भंगार ले लेना। रमेश ने सिर हिलाया और फिर पायल और रमेश दोनों घर के अंदर चले गए। पायल उसे कोने में रखा हुआ काफी सारा भंगार दिखाती है। रमेश उन चीजों को अच्छे से देखता है और हिसाब लगाकर कहता है,
वाह, भंगार तो आपके पास अच्छा खासा है। मैं लोहा 20 रुपए किलो से लूंगा और प्लास्टिक 11 रुपए किलो से। आपको अच्छी कीमत मिल रही है। रमेश सारे भंगार को अपनी टेम्पो में डालने लगा। पायल बार बार रमेश को घूरे जा रही थी। पायल ने रमेश से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी बच्चे नहीं है? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? तभी रमेश बोला, नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरे पत्नी बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं तो एक कबाड़ वाला हूँ। फिर पायल कहती है, अगर तुम्हारी पत्नी होती तो कितना अच्छा रहता, तुम्हारा ख्याल रखती। अब तुम्हारी उम्र भी काफी होती जा रही है, धीरे धीरे तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर कौन तुमसे शादी करेगा? प्लीज आप 5-6 दिनों बाद फिर आना, क्योंकि तब तक और भी काफी भंगार कबाड़ा जमा होगा। फिर उसके बाद आप उसे भी लेते जाना। जरूर, मैं फिर से आऊंगा। तब तक आप और भी अच्छा खासा भंगार जमा करके रखना। मैं आपको अच्छी कीमत ही दूंगा। ये कहकर रमेश अपने घर की ओर निकल जाता है और रोजमर्रा के कामों के लिए गलियों में घूमने लगता है। ठीक 5-6 दिनों बाद रमेश अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक के साथ फिर से पायल के घर के सामने आकर रुका। उसने जोर से आवाज दी, मेम साहब, ओ मेम साहब, मैं रमेश भंगार वाला, मैं आ गया, बाहर आइए। रमेश की आवाज सुनते ही पायल फौरन सीढ़ियों से नीचे उसकी तरफ जाने लगी। रमेश के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, अरे वाह, तुम बड़े सही समय पर आ गए। मेरे पास इतने दिनों में बहुत भंगार जमा हो गया है। चलिए, वो ऊपर रखा हुआ है, वो भी ले लीजिए अच्छे भाव से। इसके बाद पायल रमेश को लेकर घर के अंदर सीधे ऊपर के कमरे में ले जाने लगी। दोनों कमरे के अंदर पहुंचे। रमेश ने चारों ओर नजर घुमाई, पर उसे कोई भंगार नहीं दिखा। वह कुछ कहता, इससे पहले ही पायल ने अपने कपड़े खोल दिए। रमेश यह देखकर हैरान हो गया। पायल ने रमेश से उत्तेजित होकर कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो, तुम्हारे सामने भंगार पड़ा रखा है। रमेश जो अब भी थोड़ा हैरान था बोला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कबाड़ थोड़ी हो, आप तो बेहद खूबसूरत हो, नौजवान हो, और आप ये सब क्या कर रही हो? फिर पायल ने गहरे दुख और अकेलेपन के भाव से कहा, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे कबाड़ समझता है। वो कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरी भी जरूरतें हैं। मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी कबाड़ बन चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी बहुत दुखों से गुजर रही है और तुम एक कबाड़ वाले हो, तो तुम मुझे खरीद सकते हो। इस बातचीत के बाद पायल बिस्तर पर चढ़ गई और उसे मीठी आवाज में ऊपर बुलाने लगी। रमेश भी अब खुद को रोक नहीं पाया और वह उसके बदन पर कूद मारता है। घर जोर जोर से हिलने लगा और जल्द ही उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। ये सब कुछ होने के बाद रमेश अपने घर जाने के लिए पायल को बाय बाय करता है। तभी पायल ने रमेश से कहा, मेरे पति से कभी इतनी खुशी नहीं मिली जो तुमने दी है आज। और हाँ, 8-10 दिन बाद फिर आना। ये कहकर पायल रमेश को बाय बाय करती है। रमेश अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। पायल बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास पैसा, रुतबा, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। जिस बात की उसे कमी थी वह भी अब पूरी होने लगी थी। अब पायल जाने अनजाने में रमेश से बेहद प्यार करने लगी थी। इधर रमेश भी पायल का आदी हो चुका था। फिर से रमेश आया। अब तो पायल और रमेश के बीच में आए दिन ये गलत रिश्ते बनने लगे थे। उधर राई स्टार मंत्री का चुनाव जीत भी जाता है और लोगों की सेवा करने लगता है, और इधर दोनों मौज मस्ती करने लगते हैं। पति राई स्टार, वह तो अपने सरकारी कामकाज में बहुत व्यस्त रहता था। अब पायल को उसकी जरूरत नहीं थी। जब तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वह देखते हैं कि यह कबाड़ वाला अक्सर मंत्री के घर पर क्यों आता है, और आकर के इसके घर के अंदर चला जाता है। 2-3 घंटे हो जाते हैं। घर से बाहर गली में आस पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। तभी रमेश घर से बाहर निकला। एक आदमी तुरंत रमेश के पास आकर कहता है, अरे रमेश, तू मुझे एक बात बता कि तू राई स्टार मंत्री के घर में क्या कर रहा था? मंत्री की पत्नी पायल और तुम्हारी हंसी की आवाज आ रही थी। इसके बाद रमेश ने बात को छुपाने के लिए तुरंत कहा, अरे मैं उनके घर में झाड़ू पोंछा करता हूँ, सफाई करने आया था, बाकी कुछ नहीं। चलता हूँ। ये कहकर रमेश तेजी से वहां से चला गया, पर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सब समझ रहे थे कि मंत्री की पत्नी और भंगार वाले के बीच कुछ तो हुआ है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जब राई स्टार अपने घर पर आता है, तो जो लोग थे उनमें से एक आदमी बोलता है, रुक जाओ राई स्टार भाई। वे राई स्टार को अपने पास बुलाते हैं
और कहते हैं कि भाई बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर तुम्हारी पत्नी गलत संगतों में पड़ चुकी है। एक कबाड़ वाला व्यक्ति जिसका नाम रमेश